सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं अली आरिफ। आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। youtube.com/24news HD पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर कायद में के इलेक्ट्रिक ने शहरियों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक बढ़ा दिया गया। मुसलसल कई घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन गया है। कराची से हबीब खान की रिपोर्ट देखते हैं। कराची में गर्मी के साथ साथ बिजली की लोड शेडिंग भी शहरियों का इम्तिहान लेने लगी। के इलेक्ट्रिक ने मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला चंद रोज से शुरू कर रखा है। कई घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन गया, जिसके बायस शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। शहरियों का कहना है कि बिजली की बंदिश, शदीद गर्मी और पानी के बोरहन से परेशान है। कोई पुरसाने हाल नहीं, हुकूमत मामले पर फौरी तवज्जो दे। जिनका बिल 3000 आता था जब लाइट पूरी आती थी, अब उनका बिल आ रहा 8000 9000 और लाइट भी जा रही है। इतनी गर्मी हो रही है और लाइट इतना परेशान कर रही है लोगों के। लोग रात को थके हारे आते हैं कामों पे से, घरों में जाते हैं, लाइट नहीं होती है। के इलेक्ट्रिक ने इतना ज़्यादा आवाम को परेशान किया हुआ है कि जिसकी कोई हद नहीं है। के इलेक्ट्रिक ये समझ लो कि इंसान गरीब आदमी को मार दिया इन्होंने। इधर के इलेक्ट्रिक की जानिब से बंदिश की वजह बिजली की तलब में इजाफे और फर्नेस ऑयल की कमी को करार दिया जा रहा है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में बिजली का बहरान पर विफाक के किरदार पर सवाल उठा दिया। कहा, बड़े शहर बंद होने के बावजूद लोड शेडिंग क्यों हो रही है। के इलेक्ट्रिक कुछ, PSO और सुई सदन कुछ कहते हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर तवानाई खामोश क्यों हैं? के इलेक्ट्रिक से मुतल्लिक तमाम महकमे वज़ीर आज़म के पास हैं, वो वजाहत करें। के साथ और ख़ास तौर पर कराची शहर के साथ, इसलिए कि कराची शहर में अब हुआ है। बाकी तो हेस्को और सेप्को ने जो हालात देई सिंध की थी उससे मेरे सब दोस्त वाकिफ हैं। और अभी के इलेक्ट्रिक ने ये काम शुरू किया। मुझे समझ नहीं आ रही है। के इलेक्ट्रिक कहती है कि मुझे फर्नेस ऑयल नहीं मिल रहा, PSO कहती है फर्नेस ऑयल हम दे रहे हैं, के इलेक्ट्रिक कहती है हमें गैस नहीं मिल रही, सुई सदन गैस कंपनी कहती है हमने गैस दे दी। ये तीनों इदारे फेडरल गवर्नमेंट के, वो क्यों खामोश बैठे हैं? वो क्यों सो रहे हैं? वो क्यों इस वक्त जब कहा गया था यस कराची इज अ हॉट स्पॉट, कराची में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज हैं, कराची में इस वक्त क्यों कराची के शहरियों के साथ ये कर रहे हैं? व्हाई डजंट द पावर मिनिस्टर वेक अप फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर वेक अप फ्रॉम स्लीप। पेशावर के थाना तहकाल में शहरी तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज किया गया है। मुश्तिल मुजाहिरीन ने थाना तहकाल का घेराव करके पथराव किया और मोटरसाइकिल को आग भी लगा दी। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की गई। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अजमत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा की मिसाली पुलिस और ताकाल की पुलिस जो है उसने एक शहरी को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर उसे बरहना करके उसकी वीडियो जो थी वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा IG और पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से नोटिस लेते हुए 2 पुलिस कांस्टेबल, एक SHO के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया, जबकि सिटी ऑपरेशन को भी मुअत्तल किया गया। उसके बाद ही जाकर जो है वो एहतजाजों का सिलसिला शुरू हुआ और कल आज जो है वो काफ़ी एहतजाज हुए लोगों की जानिब से, जहाँ पर पुलिस जो है वो उन मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल उन्होंने किया है, साथ साथ में जो है उन पर पथराव किया है और लाठी चार्ज भी किए। लेकिन अभी कुछ देर कबल जो है वो जो ताकाल के रिहायशी है उस इलाके के रिहायशी है जहाँ पर नौजवान पर तशद्दुद किया गया था, उन्होंने थाना ताकाल पर दावा बोला है, जिस पर पुलिस ने उन पर आंसू गैस जो है उसकी शेलिंग की है, जिससे एक मोटरसाइकिल जो है उसको भी मुजाहिरीन ने आग लगा दी है। लेकिन जो थाना वहाँ पर मौजूद है उसके चारों अतराफ में घर मौजूद है, जिससे वहाँ पे जो रिहायशी है उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि काफी मुश्किलात का सामना। ठीक है अजमत, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। अवामी मसाइल की बात करें तो लाहौर में चीनी की 70 रुपये किलो फरोख्त ख्वाब बन गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की किल्लत बदस्तूर बरकरार है। बेशतर इलाकों में चीनी की किल्लत भी पैदा हो गई। जहां दस्तयाब है वहां 80 से 85 रुपये किलो फरोख्त हो रही है। हसन अली की रिपोर्ट देखते हैं।
अदालती हुक्म के बाद जिले इंतजामिया ने चीनी की कीमत 70 रुपए फी किलो मुकर्रर तो कर दी, लेकिन इस कीमत पर फरोख्त मुमकिन ना हो सकी। शहर के बेशतर इलाकों में चीनी की किल्लत भी पैदा हो गई। जिन इलाकों में चीनी दस्तयाब है वहाँ 80 से 85 रुपए फी किलो में फरोख्त होती रही। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की किल्लत बदस्तूर बरकरार रही। शहरी कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से कीमतें तो मुकर्रर कर दी जाती हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं कराया जाता, जो कि जिले इंतजामिया, मार्केट कमेटी और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। अगर 70 रुपये मिलती हो ना तो हम लोग को इधर धक्के ना खाएं, लाइनों पे ना लगे। मेरे साथ दुकान है, 80 रुपये चीनी दे रहा है। 60 रुपये 340 रुपये की 5 किलो का बैग मिल रहा है और मार्केट में चीनी नहीं मिल रही, 85 से कम नहीं मिल रही, 85, 90, 85 यही रेट है। बाहर तो चीनी नहीं मिल रही, मेरे घर के पास भी दुकानें तकरीबन काफ़ी हैं, वहाँ पे भी चीनी नहीं मिल रही। शहरियों का कहना है कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की फराहमी को भी यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करे ताकि यूटिलिटी स्टोर्स के समरात अवाम तक पहुँच सकें। निजी अदविया साज कंपनी की जानिब से कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पर इजहार बरहमी किया। कहा, पाकिस्तान में अदविया साजों का बहुत बड़ा माफिया है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी कहती है कि मुट्ठी गर्म करो तो सारा काम हो जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने निजी अदविया साज कंपनी की जानिब से कीमत में इजाफे से मुतल्लिक केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटार्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या वफाकी कबीना ने अद्वियात की कीमतों से मुतल्लिक कोई फैसला किया। एडिशनल अटार्नी जनरल ने बताया कि मामला कबीना नहीं टास्क फोर्स को भेजा गया था। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि लगता है टास्क फोर्स फैसला करने की बजाय मामले पर बैठ गई है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी आखिर कर क्या रही है। पाकिस्तान में अदविया साजों का बहुत बड़ा माफिया है। अदविया साज कंपनियां खाम माल खरीदारी के नाम पर सारा मुनाफा बाहर भेज देती हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी कहती है मुट्ठी गर्म करो तो सारा काम हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत को मालूम ही नहीं कि करना क्या है। अफसोस होता है कि सिवाय कागजी कार्रवाई के हुकूमत कुछ नहीं कर रही। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, हुकूमत में फैसला करने की हिम्मत नहीं, फैसला करने के लिए मामला हमारे गले में डाल दिया जाता है। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि ड्रैप बर वक्त फैसला न करे तो मुकर्रर मुद्दत के बाद अज खुद कीमत बढ़ जाती है। एडिशनल अटार्नी जनरल ने कहा कि निजी कंपनी ने 8 दवाइयों की कीमत बढ़ाई। दवाई की कीमत पूरी ना मिले तो मार्केट से गायब कर दी जाती है। निजी कंपनी ने बास्कोपान नामी दवाई मार्केट से गायब कर रखी है। ड्रैप ने एक्शन लिया तो निजी कंपनी ने सिंध हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना ले लिया। उधर पीटीआई हुकूमत की मुश्किलात बढ़ने लगी। IMF और FATF ने लैंड डेवलपर्स और बिल्डर्स को दी गई टैक्स एमनेस्टी पर एतराज़ उठा दिए। दिसंबर तक टैक्स एमनेस्टी को ख़त्म करना होगा। वकास अजीम की रिपोर्ट इसी बारे में है। पीटीआई हुकूमत ने बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को टैक्स एमनेस्टी दे रखी है, जिस पर IMF और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने एतराज उठा दिए हैं और दिसंबर 2020 में इस एमनेस्टी को खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान ने IMF को ये एमनेस्टी देने की वजूहात से आगाह किया है। कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान टैक्स एमनेस्टी जारी नहीं कर सकता। पीटीआई हुकूमत ने कोरोना वायरस के बाद तामीराती शोबे को एमनेस्टी दे रखी है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लगाई गई रकम का जरिया नहीं पूछा जा रहा, जिस पर आलमी मालियाती इदारों को एतराज है। इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2001 में तरमीम करते हुए फी मुरब्बा फुट और गज की बुनियाद पर फिक्स टैक्स का नफाज किया गया है। सीमेंट और स्टील के सिवा तमाम मटीरियल पर कोई विद होल्डिंग टैक्स नहीं है। आर्डिनेंस के तहत सेल्स टैक्स कवानीन में भी तरमीम की गई है। जायदादों की नीलामी पर एडवांस टैक्स 10% से कम करके 5% कर दिया गया है। बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स की छूट हासिल है। सर्विसेज टैक्स और कैपिटल वैल्यू टैक्स भी खत्म कर दिए गए हैं। जमहूरी वतन पार्टी को मनाने के लिए हुकूमती वफ्द शाहजैन बुगटी से मुलाकात के लिए पहुंच गया है। शाहजैन बुगटी ने कहा कि आप 48 घंटे में मुतालिबात मान लें वरना हुकूमत से अलग हो जाएंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान बताएगा। जी बिल्कुल, जमहूरी वतन पार्टी ने हुकूमत को वार्निंग दी थी कि उनके जो मुतालबात है बलूचिस्तान के हवाले से उनको माना जाए, जो इस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। तो आज हुकूमती वफ्द और शाहजैन बुगटी के दरमियान डिप्टी स्पीकर काजिम सूरी के चैम्बर में दूसरी अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात की क़यादत जो है हुकूमत की जानिब से जो मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह परवेज़ खटक ने की। शाहजैन बुगटी, गोहराम बुगटी और दीगर जो उनके नुमाइंदगान हैं वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे, जिसमें हमारे ज़राए के मुताबिक शाहजैन बुगटी ने उनको मजीद 2 दिनों का वक्त दिया कि उनके जो मुतालबात हैं उनको तस्लीम किया जाए। बलूचिस्तान के हवाले से जो डेरा बुगटी के मसाइल है, गैस और नौकरियों के हवाले से जो उन्होंने मुतालबात रखे थे, उनका कहना है कि वज़ीर आज़म की जानिब से इसका ऐलान किया जाए तो वो ये मुतालबात माने जाएंगे तो वो वापस हुकूमत का हिस्सा होंगे और अलबत्ता वो वफाकी हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। अगर हम बात करें जमहूरी वतन पार्टी की तो गुज़िश्ता रोज़ भी एक मुलाकात हुई थी शाहजैन बुगटी की रिहाइशगाह पर, जिस पर उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि उनके जो मुतालबात हैं वो तस्लीम कर लिए जाएंगे। अलबत्ता ताहाल आज का जो मुज़ाकराती नशिस्त है ये भी नाकाम गुजरी है। अलबत्ता आप देखते हैं
कि हुकूमत शाहजहान बुगटी को मना पाएगी या नहीं, क्योंकि इससे कबल भी हुकूमत से उनके एक अहम इत्तेहादी BNP मैंगल सरदार अख्तर मैंगल भी अलहदा हो चुके हैं, तो अब शाहजहान बुगटी की जानिब से भी उनको ये वार्निंग दी गई है। अलबत्ता अब देखते हैं कि हुकूमत शाहजहान बुगटी को मना पाएंगी या नहीं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत का वाहिद मेगा प्रोजेक्ट BRT पेशावर मजीद ताखीर का शिकार हो गया। तकमील में मजीद 3 माह लग सकते हैं। वज़ीर आला महमूद खान ने कॉन्ट्रैक्ट को मजीद मोहलत दे दी है। तफसीलात जानेंगे अजमत अली शाह से। अजमत अली शाह, बताइएगा क्या वजह है इस ताखीर की? जी बिल्कुल, BRT मंसूबे में मजीद ताखीर कंट्रैक्टर को जो है वो मजीद मोहलत मिल गई है। कोरोना के बायस लॉकडाउन में काम जारी रखना मुमकिन नहीं था, ये मौक़िफ़ दिया है कॉन्ट्रैक्टर ने, और जिस पर वज़ीर आला महमूद खान ने कोरोना के बायस काम में तासुल की वजह से कंट्रैक्टर को मजीद वक्त दे दिया है, जिससे अब मजीद 3 महीने लग सकते हैं। कंट्रैक्टर को नया वर्क प्लान बनाने की भी हिदायत कर दी गई, जबकि मंसूबा 10 जून 2020 को मुकम्मल होना था, लेकिन मंसूबा मुकम्मल ना होने की सूरत में जुर्माना भी आयद होना था। इसी वजह से कंट्रैक्टर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मरासला जो है वो भेजा गया था। इससे कबल सूबाई असम्बली में परसों वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने भी कहा था कि चूंकि ये 2021। ठीक है अजमत अली शाह, बहुत शुक्रिया आपका। उधर फैसलाबाद में देही मरकज़ सेहत सत्याना में खुल्लम खुला गुंडागर्दी होने लगी। देही मरकज़ सेहत सत्याना में मुसल्लह अफराद ने दहशत फैला दी। मरकज़ सेहत के अहाते में खुल्लम खुला असलहे की नुमाइश और फायरिंग कर दी गई। मजीद जानेंगे अज़दार हुसैन हमारे साथ मौजूद है। अज़दार, क्या मामला था ये? आज बिल्कुल देही मरकज़ सेहत सत्याना में आज एक वाक़या पेश आया जहाँ पे 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग हुई है और इसमें एक शख्स जो था वो जाँ बहक हो गया, जिसके लवाहिकीन उसकी मौत की तस्दीक के लिए जो देही मरकज़ सेहत है सत्याना यहाँ पे पहुँचे हैं और जहाँ पे डॉक्टर ने चेक किया और बाद मौत की तस्दीक कर दी गई, जिसके बाद लवाहिकीन जो थे वो मुश्किल हो गया और उन्होंने देही मरकज़ सेहत के जो सत्याना यहाँ पे फायरिंग करनी शुरू कर दी और अंधाधुंध जो है वो फायरिंग की जाती रही। तकरीबन 10 मिनट तक जो फायरिंग का सिलसिला था वो वक्फे से मुल्ज़मान की तरफ जारी रहा और जिसके बाद वहाँ पे तैनात अमले की तरफ से पुलिस को कॉल की गई, जिसके बाद पुलिस पहुँची है और बजाय इसके कि पुलिस मुल्ज़मान को जो थी वो गिरफ्तार करती, तो पुलिस को देख के मुल्ज़मान की तरफ से फिर फायरिंग की गई है और बाद जो पुलिस एहलकार आए थे मोबाइल वैन में, वो मोबाइल वैन जो थे वो फरार होने में कामयाब हो गए। बड़ी तेज़ी से जो था वो देही मरकज़ सेहत से मोबाइल वैन जो भगाने में पुलिस एहलकार कामयाब हो गए, जिसके बाद SHO थाना सत्याना जो है वो मौके पर पहुँचे हैं, पुलिस एहलकारों के साथ पहुँचे हैं, लेकिन ताहाल अभी तक जो ठीक है अज़दार, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। उधर खैरपुर में वडेरों ने 2 बहनों को कारी करार देकर कत्ल करने का हुक्म दे दिया। 62 वडेरों सनाउल्लाह नारेजो, पीर बख्श नारेजो और हिदायतुल्लाह नारेजो ने सैयद हशाम शाह की रहायशगाह पर जरगा किया और वकीला नारेजो और हमशीला नारेजो को कत्ल करने का कह दिया। दोनों बहनों के खानदान को गांव से निकाल कर लड़कों के बाप पर भी 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया है। मुतासरा बहनों ने खानदान के हमरा प्रेस क्लब के बाहर शदीद एहतजाज किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कोरोना पर वज़ीर आज़म को आड़े हाथों ले लिया। बोले, वज़ीर आज़म कहते हैं मेरा बयानिया एक रहा, सबको याद होगा, कहा गया कोरोना फ्लू है, थोड़ी सी खांसी होगी और आप ठीक हो जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने इंकशाफ किया कि अल्लामा तालिब ज़ोहरी का कोरोना टेस्ट भी मस्बत था। क्या हम ऐसे अपने लोग गवाते रहेंगे? कभी मेरा बयानिया एक रहा है, मुझे बड़ी हैरत होती है, तो मेरे सामने ये सारी चीजें हुई हैं, मेरे सामने ये सबको याद होगा ना कि ये सिर्फ फ्लू है, थोड़ी सी खांसी होगी और आप ठीक हो जाएंगे, और बूढ़ों को सिर्फ होती है, जवानों को नहीं होगी। मुनव्वर हुसैन साहब आज हमसे कुछ जुदा हुए, मुनव्वर हुसैन साहब आज हमसे कुछ जुदा हुए, ऐसे ही वॉज कोविड। अल्लामा तालिब जौहरी साहब, इस तरीके से हम गवाते जाएंगे अपने एसेट्स, अपने लोग। मुफ्ती नईम साहब खुद नहीं थे, लेकिन उनकी सारी फैमिली कोविड पॉजिटिव है इस वक्त, उनका अपना टेस्ट हुआ नहीं था जहां तक मुझे पता है, ऐसे ही वॉज कोविड। अल्लामा तालिब जौहरी साहब, इस तरीके से हम गवाते जाएंगे अपने एसेट्स, अपने लोग। मुफ्ती नईम साहब खुद, लेकिन उनकी सारी फैमिली कोविड पॉजिटिव है इस वक्त। आपको बताएं कि PCB ने अपनी ही पॉलिसी की खिलाफ वर्जी कर दी। कोरोना टेस्ट के लिए खिलाड़ियों के सैंपल्स घरों से लेने का कहा, लेकिन फिर खिलाड़ियों को घरों से बुला लिया। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज को शौकत खानम अस्पताल भिजवाया गया। वहाब रियाज को भी टेस्ट कराने के लिए अस्पताल ही जाना पड़ा। तो आपको बता रहे हैं PCB ने अपनी ही पॉलिसी की खिलाफ वर्जी कर दी। कोरोना टेस्ट के लिए खिलाड़ियों के सैंपल्स घरों से लेने का कहा, लेकिन फिर खिलाड़ियों को घरों से बुला लिया। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज को शौकत खानम अस्पताल भिजवाया गया। वहाब रियाज और मलंग अली को भी टेस्ट कराने अस्पताल जाना पड़ा।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापान के सफीर ने मुलाकात की है। ASPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ ने कोरोना वबा से निपटने में जापान के ताउन की तारीफ की। जापानी सफीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापान के सफीर ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ ने कोरोना वबा से निपटने में जापान के ताउन की तारीफ की। जापानी सफीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापान के सफीर ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन और धमकी आमेज वीडियो असखुद नोटिस केस में DG FIA को तलब कर लिया। मुल्क के इदारे को धमकी दी गई, रियासती मशीनरी ने एक्शन ताखीर से क्यों लिया? चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि FIA कुछ नहीं कर रही। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने भी मुकदमे में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर दी है। अदलिया मुखालिफ तौहीन आमेज वीडियो असखुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अटॉर्नी जनरल साहब ये सब क्या हो रहा है। अटॉर्नी जनरल बोले, जज की अहलिया ने थाने में दरख्वास्त दी, पुलिस ने मामला FIA को भिजवा दिया जिसने कार्रवाई शुरू कर दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि FIA के पास जजेस के दीगर मामलात भी हैं, FIA को कुछ करना नहीं आता। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि वीडियो में मुल्क के इदारे को धमकी दी गई, जज का नाम तज़हीक आमेज अंदाज से लिया गया। रियासती मशीनरी ने एक्शन ताखीर से क्यों लिया? दौरान समाअत मौलाना इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा के वकील ने बताया कि उनके मौकिल खुद अदालत आए लेकिन पुलिस ने हिरासत में ले लिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि पुलिस ने क्यों पकड़ लिया। मौलाना साहब को बुलाए। वकील आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि FIA का तरीकाकार है कि इंक्वायरी होती है फिर गिरफ्तारी होती है। FIA में होता है कि पहले इंक्वायरी होती है उसके बाद FIR। अदालत ने DG FIA और मौलाना इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा को नोटिस जारी करते हुए समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी कर दी। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन एक मरीज को बचाने के लिए उसकी मेजर सर्जरी भी होती है, उसकी रेडिएशन भी होती है और इसकी कीमो भी होती है। तो हमने ये रिफॉर्म्स का प्रोसेस शुरू किया है। जहां कुछ गलत हो रहा था उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि पिछले दौर में पिछले चीफ जस्टिस साहब ने सुओ मोटो एक्शन लेते हुए PIA के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर डिग्री चेकिंग का हुक्म दिया था और उस पे वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी शुरू हुआ और उस वेरिफिकेशन प्रोसेस में 648 लोग 2019 तक और उसमें केबिन क्रू 119 लोग, कॉकपिट क्रू 16 लोग, इंजीनियरिंग से तल्लुक़ रखने वाले 98 लोग और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के 415 लोग, टोटल 648 लोग। तो ये जेली डिग्रियों वाला सिलसिला पिछले चीफ जस्टिस के सुओ मोटो, ये उसी की कंटिन्यूएशन है। तो फिर जब पायलट्स के लाइसेंसिंग की स्क्रूटनी शुरू की गई तो मैं पायलट्स की तादाद भी बताता हूं कि टोटल कमर्शियल पायलट्स जो पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं वो 753 हैं जो सर्व कर रहे हैं और पाकिस्तानी पायलट्स जो फॉरेन एयरलाइंस में सर्व कर रहे हैं वो 107 हैं, टोटल 860 हो गए। अब पाकिस्तानी एयरलाइन कर रहे हैं। एक्स शाहीन एयरलाइन में 68 पायलट्स थे और मुख्तलिफ एयरलाइंस में, चार्टर एयर फ्लाइट्स में, प्राइवेट एयरलाइंस में, फ्लाइंग क्लब्स में 101 के लगभग पायलट्स काम कर रहे हैं और टोटल उनकी तादाद 753 है। जो पायलट्स अंडर क्वेश्चन हैं, इंडिक्टेड हैं, वो 262 हैं, जिनमें से PIA के 141 हैं
ایئر بلیو کے 9 پائلٹس ہیں، 10 پائلٹس سرین ایئر کے ہیں، ایکس شاہین کے 17 ہیں اور ادرز وہ 85، تو یہ ٹوٹل 262 ہو جاتے ہیں۔ اب ان پائلٹس پہ یہ سارے سسپیکٹس ہیں، اب ان کے میں نمبرز دے رہا ہوں۔ 121 پائلٹس ایسے ہیں جن کے فرانزک انکوائری کے تحت پتہ چلا ہے کہ ایک پیپر بوگس تھا، کہ ان کی جگہ، یہ میں بریک اپ دے رہا ہوں کہ کسی نے بیٹھ کے پیپر دیا۔ 2 بوگس پیپروں والے 39 پائلٹ، 3 بوگس پیپر والے 21 پائلٹ، 4 بوگس پیپر والے 15 پائلٹ، 5 بوگس پیپر والے پھر 11 پائلٹ، 6 بوگس پیپر والے پھر 11 پائلٹ، 7 بوگس پیپر والے پائلٹ اور 8 بوگس پیپر والے 34 پائلٹ، ٹوٹل 8 ہیں پیپر، اور 8 کے 8 جس کے بوگس ہیں، جن کی جگہ کسی پراکسی نے بیٹھ کے پیپر دیے، وہ 34 ہیں۔ تو اس طرح ٹوٹل بن جاتے ہیں 262۔ پھر ٹائپ آف لائسنسز بھی ہوتے ہیں، ایک کو سی پی ایل کہا جاتا ہے، کمرشل پائلٹ لائسنس، اور دوسرے کو اے ٹی پی ایل کہا جاتا ہے، ایئر لائن ٹرانسپورٹ پائلٹ لائسنس۔ تو سی پی ایل 109 ہے اور اے ٹی پی ایل 153 ہے۔ اب یہ سارے مشکوک لائسنسوں والے، سسپیکٹڈ، ان کی لسٹیں ہم نے تمام متعلقہ اداروں کو، یہ لیٹر میرے سامنے موجود ہے، کہ سب سے پہلے چیف ایگزیکٹو آفیسر پی آئی اے کراچی کو لیٹر لکھا گیا اور ساتھ لسٹ لگائی گئی 141 لوگوں کی، یہ لسٹیں میرے پاس موجود ہیں جو اب ویب پہ اویلیبل ہیں۔ 141 پائلٹس کی لسٹ، جو سی اے کا نمبر ہے، رجسٹریشن نمبر، وہ بھی دے دیا، جو پی آئی اے کا آئی ڈی نمبر ہے وہ بھی دے دیا، ان کا لائسنس اے ٹی پی ایل تھا یا سی پی ایل تھا وہ بھی دے دیا، یا اس کے علاوہ ان کی کوئی ایڈیشنل کوالیفیکیشن تھی تو وہ بھی انہیں مطلع کر دیا۔ تو 148 کی لسٹ پی آئی اے کو بھجوا دی گئی کہ ان پائلٹس کو فردر فلائنگ کی اجازت نہیں ہے اور نہ اجازت دی جائے۔ تو یہ پی آئی اے کو بھی لیٹر لکھ دیا گیا اور لسٹ بھجوا دی گئی۔ اسی طرح ایئر بلیو کو بھی، جو اس کے 9 پائلٹس ہیں، گو وہ اس سے ڈفر کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارے ریکارڈ میں 9 پائلٹس کی لسٹ اے ٹی پی ایل ہے یا سی پی ایل ہے، انہیں بھی لیٹر کے ساتھ ہم نے لسٹ بھجوا دی کہ یہ 9 پائلٹس آپ کے سسپیکٹڈ ہیں، ان کے کریڈنشلز مشکوک ہیں، ان سے فلائنگ نہ کروائی جائے۔ اس کے بعد ہم نے سرین ایئر کو بھی، جو 10 پائلٹس ہیں، سرین ایئر کو بھی ہم نے لسٹ اور لیٹر جاری کر دی ہے کہ یہ 10 پائلٹس کے کریڈنشلز مشکوک ہیں، لائسنسز مشکوک ہیں۔ جو 10 پائلٹس ہیں، سرین ایئر کو بھی ہم نے لسٹ اور لیٹر جاری کر دی ہے کہ یہ 10 پائلٹس کے کریڈنشلز مشکوک ہیں، لائسنسز مشکوک ہیں، اس پہ فرانزک انکوائری ہو چکی ہے، فردر انکوائری پروسیڈنگز جاری ہیں، تو انہیں فلائنگ کی اجازت نہ دی جائے۔ تو یہ جو ریمیننگ 100 کچھ بچتا ہے، جو ڈیفرنٹ کلبز کے ساتھ ہے، چارٹر فلائٹس میں ہیں، پرائیویٹ فلائٹس میں ہیں یا فورن ایئر لائنز میں، وہ سول ایوییشن اتھارٹی کی ویب سائٹ پہ ان کے نام بھی ڈاؤن لوڈ کر دیے گئے ہیں۔
اور ابھی چھانٹی کی جا رہی ہے کہ انہیں ڈھونڈا جا رہا ہے کہ کس کس لائن میں وہ کام کر رہے ہیں، انہیں بھی باقاعدہ انفارم کیا جائے گا. لیکن اپنی ویب سائٹ پہ ہم نے ان 100 کچھ لوگوں کے نام بھی، نمبر بھی اور وہ پوری لسٹ ڈال دی ہے کہ یہ ان لوگوں کے کریڈنشل جو ہیں وہ کریڈیبل نہیں ہیں، وہ مشکوک ہیں، یہ انڈر کویسچن ہیں، ان کی فرانزک انکوائری ہو چکی ہے، ان کی مزید انکوائریز جاری ہیں. اور صرف یہ نہیں کیا، ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے لوگ انوالو تھے، سول ایویشن اتھارٹی کے لوگ، لائسنسنگ اتھارٹی کے لوگ، 5 لوگوں کے سسپینشن لیٹر میرے ہاتھ میں ہیں، میرے سامنے ہیں. ان 5 لوگوں کے جن میں سے میں نام بھی لیے دیتا ہوں: آصف الحق سینئر جوائنٹ ڈائریکٹر لائسنسنگ، فیصل منصور انصاری سینئر جوائنٹ ڈائریکٹر لائسنسنگ، عبد الرئیس سینئر سپریڈنٹ ایچ آر، جی عبد الرئیس، خالد جوید اسسٹنٹ گریڈ 2 ایڈمن اور سید عدیل آفتاب گریڈ 2 ایڈمن، اسسٹنٹ گریڈ 2 ایڈمن. یہ 5 لوگوں کی سسپینشن، ان کے خلاف انکوائری، اور اپنے لا ڈپارٹمنٹ سے یہ بھی کنسلٹ کر رہے ہیں کہ ساتھ ہی ساتھ ان کے خلاف کرمنل انکوائریز بھی ایف آئی اے کو مشورہ کر کے لکھ رہے ہیں کہ کرمنل انکوائریز بھی شروع کی جائیں کہ یہ لوگ اس میں ملوث تھے.